हेलो नमस्कार साथियों। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नए सब्जेक्ट से जो है हमारा हिस्ट्री स्पेशल। हिस्ट्री स्पेशल को जैसे कि आपने मेरा स्टेटस देख ही लिया होगा, मैं आपके बीच लाया हूँ टारगेट करके एसएससी जीडी और हमारा जूनियर असिस्टेंट को, यानी यूपी ट्रिपल एससी से जो एग्ज़ाम निकला हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, इसी को देखते हुए मैं आपको पढ़ाऊँगा हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारी वैसे तो मैं सभी एग्जामों को देखते हुए पढ़ाऊंगा, लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा वो एसएससी जीडी और जूनियर असिस्टेंट ही रहेगा। वैसे कि जैसे कि आपको अगर हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो आपको और भी एग्जामों के लिए ये बेहतर होगी। तो आप शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो प्यारे साथियों, एक बार क्लास शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। आइए देखते हैं क्लास को। इतिहास यानी हिस्ट्री, ये हिस्ट्री हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, हिस्ट्री पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में देखते हैं। तो हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि हमारा जो पुराना जो काल है इन्हें हमने देखा, यानी कि आज की जो जनरेशन है ये किस तरह हमारे सामने आई और किस तरह हमारे सामने क्या क्या काम हुए। इसीलिए इसी बात को एक सुंदर से दस्तावेज में हमारे बीच पेश किया जाता है, जिसे कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के रचयिता कौन थे, हिस्ट्री को किसने बनाया? तो एक व्यक्ति थे जिन्हें कहते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस ने अपनी एक पुस्तिका लिखी जिसे कहते हैं हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के अंदर उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी जो भूतपूर्व हुई हैं, यानी भूतपूर्व, मेरा कहने का मतलब यह है कि इतिहास वो होता है जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य या कुछ अवशेष हों। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि हमारा जो एक तो होता है इतिहास, एक होता है इतिहास और एक होता है हमारा भूतपूर्व, यानी जिसे कहते हैं भूतकाल। ये दोनों, इनमें बहुत डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इतिहास होता है इसके जो होते हैं हमारे पास साक्ष्य होते हैं। अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो सर, अगर साक्ष्य हैं तो वह इतिहास माना जाएगा, लेकिन उसके कोई लिखित हमारे पास साक्ष्य नहीं है तो वो क्या माना जाएगा? जिसके लिखित साक्ष्य नहीं होते, लिखित साक्ष्य या साक्ष्य नहीं होते तो उसे क्या माना जाता है? तो उसे माना जाता है भूतकाल। तो इसको ही हम देखेंगे। तो लिखित साक्ष्य अगर नहीं होंगे तो वो भूतकाल है, और अगर साहित्य है, अगर हमारे पास साक्ष्य हैं तो इतिहास माना जाता है। इतिहास को हम तो अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे? तो इसे पढ़ने के लिए हमारे जो इतिहास है, जो हमारे हेरोडोटस से, आप एक बार लिख सकते हैं कि इतिहास के जो रचना करी वो किसने करी थी? रचना करी हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने, और इन्होंने ही, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। पुस्तिका थी हिस्टोरिका। और इसी हिस्टोरिका में इन्होंने बताया कि इतिहास जो है, हमारे इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं कि वह इतिहास है, क्योंकि इसी में ही बताया गया है। तो आइए एक एक करके स्रोत लिख लेते हैं। एक तो हमारा आता है जिसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हमारा क्या क्या चीज आती है? तो जैसे कि हमारे पास पुरातात्विक स्रोतों में जैसे हमारे पास अवशेष हैं और स्मारक हैं कहीं बने हुए, और हमारे पास आती हैं जैसे कि हमारे पास मूर्तियां भी हैं, और अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया यहाँ पर अभिलेखों ने। अभिलेख और जो सिक्के हैं ये हमें बताते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे से कि हमारा जो इतिहास था। इसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जैसे कि हमारे पास जो पुस्तकें लिखी गई हैं कुछ, जिसे कहते हैं महाभारत, रामायण, पुराण, ये जो हमारी कुछ पुस्तकें हैं, तो इन्हीं के आधार पर हमें किसकी जानकारी मिली? इतिहास की। इसके बाद हमारे पास अगला स्रोत आता है इसी का गैर धार्मिक स्रोत, यानी इसी के अंदर आता है। और इसी में क्या बताया कि गैर धार्मिक से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इंडिका है, मैगस्थनीज की, और हमारे पास अर्थशास्त्र है चाणक्य का। इसके बाद आता है अगला अभिज्ञान शकुंतलम, जो हमारी कालिदास की है। इन्हीं से पता चलता है। तो आइए हम एक बार सभी को नोट कर लेते हैं।
तो इतिहास के साक्ष्य, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं इतिहास के होने के साक्ष्य। यानी इतिहास होने के साक्ष्य हमारे पास कौन कौन से होंगे? तो एक तो होंगे हमारे पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत, और आप इसमें लिख सकते हैं पुरातात्विक स्रोतों में जैसे कि हमारे पास कुछ अभिलेख आते हैं, कुछ अभिलेख आते हैं, और हमारे पास कुछ सिक्के आते हैं। सिक्के जो हमारे, आप देखते होंगे कि पुराने सिक्के भी हैं कुछ, उन्हीं से पता चलता है कि उन पर लिखा हुआ है। जैसे कि हमारा समुद्रगुप्त था, उस पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया किसे? समुद्रगुप्त को। तो उससे ही हमें इतिहास के बारे में जानकारी भी मिलती है। आइए इसके बाद आता है कि अभिलेख है, सिक्के हैं, और कुछ स्मारक बने हुए हैं, यानी पुराने। मैं बता रहा हूं कि जो साक्ष्य हमारे पास आज भी मौजूद हैं, जैसे कि हमारा लाल किला है, तो ये एक स्मारक है। तो स्मारक, ये कुछ चीजें हैं जो हमें पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बताती हैं। तो पॉइंट नंबर 1 से ये लिख सकते हैं। दूसरा आप ये लिख सकते हैं इसी के अंदर साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? तो साहित्यिक स्रोत हमारे दो प्रकार से होते हैं। जैसे एक तो होता है धार्मिक, एक होते हैं अधार्मिक। यानी धार्मिक स्रोतों में हम क्या लिख सकते हैं? तो धार्मिक स्रोत हमारे आएंगे, एक तो हमारे जैसे कि हमारे पास महाभारत है। महाभारत से हमें पुराने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, आप बेखूबी जानते होंगे। इसके बाद हमारे आता है जिसे कहते हैं रामायण। रामायण है, महाभारत है, और इसी के साथ हमारे आते हैं जैसे कि हमारे पुराण है, उपनिषद है, इन्हीं के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। तो उपनिषद, इन्हें मैं बारी बारी सभी को बताऊंगा आगे चल के। आप पेशेंस रखें, क्योंकि मैं आज की क्लास का ये मतलब है कि मैं आज आपको समझा दूं कि हमारी हिस्ट्री है क्या। हो सकता है कि आपको बहुत से व्यक्तियों को पता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई नया देख रहा हो, तो सबको ही लेके चलना पड़ेगा कि किसी का नुकसान ना हो। तो इसके बाद आता है हमारा अगला जो आता है गैर धार्मिक। गैर धार्मिक स्रोतों में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हमारी इंडिका है, इसमें कोई भी धर्म से संबंधित ऐसी कोई बात नहीं की गई है। मेगास्थनीज की इंडिका है, लेकिन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि हाँ, मेगास्थनीज भी था। ये किसके दरबार में था? तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में था, जिसे सेल्यूकेड निकेटर ने दान में दिया था। इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस इंडिका। इसके बाद आती है अभिज्ञान शकुंतलम। जो हमारी कालिदास की है। ऐसे ही कुछ और भी पुस्तकें हैं जो हमें जानकारी देती हैं, मैं बाय एग्जाम्पल के तौर पे लिखवा रहा हूं। इसके बाद हमारे पास आपसे अगर पूछा जाएगा कि और क्या है, तो और हमारे पास जो विदेशी स्रोत हैं, यानी विदेशी यात्रियों को आना, विदेशी व्यक्तियों का भारत के अंदर प्रवेश आना, जैसे कि इब्न बतूता आया हमारे भारत में, जैसे हमारे भारत में हुमायूं सिंह आया, जिसने पुस्तक लिखी थी सीयू की, उससे ही जानकारी मिलती है। तो एक आप अगला लिख सकते हैं इसके अंदर विदेशी स्रोत। तो ये हमारे 3 प्रकार के स्रोत होते हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ, इतिहास जैसी चीज कोई थी। तो हम शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। तो प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब मैं आपको ये ढांचा तैयार कर दिया है, इसके बाद बढ़ेंगे अपनी क्लास की तरफ। अगर आपको किसी को अगर नोट करना है तो एक बार इसे नोट कर दें और डन लिखें, फिर चलते हैं क्लास की तरफ। तो आइए एक बार हम ढांचा जो है हमने वो तैयार कर दिया है। एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं बता देता हूं कि इतिहास हमारा कैसे कैसे बांटा हुआ है, किस किस प्रकार से हम इतिहास को पढ़ सकते हैं। तो एक बार इसे सभी को बता दें, शेयर जरूर कर दें एक बार। तो आइए इसे एक बार मिटा देता हूं मैं। तो अब आपको बेखूबी पता चल गया होगा कि इतिहास क्या है। जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं वो
या हमारे पास कोई इमारत है, वो अगर वो बताता है कि हाँ इतिहास था तो हाँ इतिहास था, लेकिन अगर कोई हमारे बीते हुए कल के बारे में जानकारी देता है, यानी बीते हुए पलों के बारे में सिर्फ मुंह से बता देता है, तो वो सिर्फ भूतकाल माना जाएगा, ना कि वो हिस्ट्री। तो आइए देख लेते हैं हिस्ट्री को हम कितने मेजर पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो हिस्ट्री को हम 3 मेजर पार्टों में डिवाइड कर देते हैं जो हमारे होते हैं। एक हमारा आता है जिसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसे कहते हैं प्राचीन काल। एक आता है मध्यकाल यानी मेडिवल इंडिया। इसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल जिसे कहते हैं मॉडर्न इंडिया। तो आइए इन्हें ही मेजर पार्टों में 3 मेजर पार्ट है इसके। एक आता है प्राचीन काल, प्राचीन काल। दूसरा हमारे पास इसी के अंदर आता है जिसे कहते हैं मध्यकाल, और इसके बाद अगला आता है जिसे कहते हैं आधुनिक काल। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं, मैं साथ साथ लिखते चलें आप। और आपको बता दूं कि जो हमारा जो प्राचीन काल है इसे भी देखा है कि इसे भी 3 पार्टों में भी डिवाइड किया गया है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। ये हमारे 3 कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक तो आता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आता है जिसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा आता है जिसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो एक बार नोट कर लें, मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा अभी, पहले आप एक बार इसे नोट कर लें। आता है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हमारे पास आएगा जिसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो ये हमारे कुछ ये 3 मेजर पार्ट हैं। एक तो आता है हमारा प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। इन्हें तीनों को क्यों इस तरह डिवाइड किया गया है, इसका भी अपना कोई मतलब होगा। जी हाँ, ये हमारा वो काल है, यानी प्रागैतिक ऐतिहासिक काल हमारा वो काल होता है जिसके हमारे पास सिर्फ अवशेष हैं, ना कि कोई और स्रोत। यानी कि इसके जो प्रागैतिहासिक काल है इसके हमारे पास अवशेष हैं और कोई भी लिखित साक्ष्य या कोई भी और साक्ष्य नहीं है, सिर्फ हमें। तो इसीलिए इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती है और यहाँ से क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं। तो हम एक बार इसे बता देते हैं। और हमारा जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल हमारा एक ऐसा काल है जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य तो हैं, यानी इस काल को लिपिबद्ध तो किया गया, लेकिन इसे आज तक भी पढ़ा नहीं गया है। इसे कोई भी पढ़कर नहीं बता सकता कि ये क्या लिख रहा है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल को इस तरह बांटा कि इसके अंदर इस काल के अंदर साक्ष्य को पढ़ा भी गया और लिपिबद्ध भी किया गया। तो इसीलिए इन्हें 3 मेजर पार्टों में डिवाइड किया जाता है। और आपको मैं बता दूं जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, आगे चलकर इसे भी कुछ और पार्टों में डिवाइड किया गया, जो हमारे 3 पार्ट आते हैं। तो इन्हें मैं लिखवा देता हूं। 3 पार्ट हमारे कौन कौन से हैं, 2 पार्ट आते हैं प्रागैतिक काल के, जो आते हैं हमारे पाषाण युग और ताम्र युग। तो आइए इसे हम एक बार नोट कर लेते हैं। प्रागैतिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आता है पाषाण युग यानी पाषाण काल, और एक आता है ताम्र काल। इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पाषाण काल वो काल था जिसमें मनुष्य द्वारा पत्थरों के औजार बनाकर अपने खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी, और ताम्र काल वो काल है जिसके अंदर तांबे का यानी कुल्हाड़ी बना दी थी, यानी मानव द्वारा प्रयोग की गई कौन सी धातु थी, तांबा। तांबे का इस्तेमाल होने लगा, तो इसीलिए कहा जाता है ताम्रकाल। और मैं बता दूं कि आगे चलकर जब हमारे ये 2 काल बट गए, तो जो हमारा पाषाण काल था, पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया। तो आप देखते जा रहे हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा बोर्ड बनने वाला है। तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से सारी जानकारी लिखवा दूंगा, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें।
तो आता है, इसके बाद आता है 3 काल में इसे डिवाइड कर दिया। एक आता है पूरा पाषाण काल, और दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, इसके बाद आता है नव पाषाण काल। यानी इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया। पूरा पाषाण काल वो काल है जब मनुष्य अपना खाने पीने की व्यवस्था किया करता था जानवरों को मारकर, और अपना उसे कोई भी ऐसा वो नहीं था कि मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं, उसे कोई भी तमीज नहीं थी, और वो अपने रहने सहने की व्यवस्था जैसे भी किया करता था, बहुत बुरा स्थिति में रहा करता था। लेकिन जब आया मध्य पाषाण काल तो इसमें थोड़ी थोड़ी समझ होने लगी, और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने शुरुआत कर दी किसकी, पशु पालने की। और पशु पालने की शुरुआत कर दी कब से, मध्य पाषाण काल से, और ये पशु पालने शुरू हो गए। और इसी काल में आविष्कार हुआ जिसे कहते हैं आग का आविष्कार। इसके बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या हुआ, तो इस काल में मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। और कृषि की शुरुआत किस तरह की गई, कृषि के हमें साक्ष्य मिले कई जगह से, जैसे कि हमारा ब्रजहोम है, वहां से हमें कृषि के साक्ष्य मिले। और इसी काल के अंदर जब मनुष्य कृषि के साक्ष्य मिले तो इसी में आप देखते होंगे कि जो हमारी कृषि है वो किस चीज में काट के लाई जाती है। आज भी कुछ जगह पर कृषि को गाड़ी बैल में लाया जाता है, तो इसीलिए यहीं पर आविष्कार हुआ जिसे कहते हैं पहिए का आविष्कार। तो ये थे हमारे कुछ काल। अब आपको मैं इनके समय के बारे में लिखवा दूं। वैसे तो इनका कोई इंपोर्टेंट अपना कोई समय होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा लगभग में मान के हम अपना लिख सकते हैं। जैसे कि आप इसे लिख सकते हैं अनिश्चित काल से लगभग 8000 बीसी तक। एक बार मैं आपको बीसी के बारे में बता दूं, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ था प्रथम सेंचुरी में, यानी फर्स्ट शताब्दी में हुआ था। और उसी से पहले की जो डेट चलती है वो हमारी बीसी में चलती है, जिसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और इसमें जो होता है वो समय हमारा, जैसे कि ईसा मसीह का जन्म हमारा यहां हुआ था। किसका जन्म, ईसा का जन्म यहां हुआ, तो इससे जो पीछे की डेट रहेंगी वो हमारी बीसी में चलती हैं, और जो इससे जो आगे की डेट रहेंगी वो हमारी एडी में चलती हैं, यानी एमिनो क्राइस्ट। इसके बाद आपसे अगर पूछा जाए तो, और बीसी की जो डेट होती है हमारी 0 से कैसे चलती है, 0 से 100। ये 100 वो नहीं है, आप ऐसे मान के चलें, यहां से ऐसे नहीं मानना है, आप ऐसे माने कि जैसे कि 1000, इसके बाद आएगा 500, इसके बाद आएगा 100, और फिर आएगा कहीं जाकर 0 भी। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस तरह से जो हमारी चलेगा वो बीसी में चलेगा, और इस तरह से जो चलेगा यानी 1000 के बाद कितना आएगा, 15, यहां से 0 है नहीं है, यहां से कितना आएगा 100, फिर आएगा 500, और फिर 1000। यानी जो हमारी बढ़ता क्रम है वो एडी से लिखा जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये समझा दिया है, आप इसका ध्यान रखेंगे। तो यानी अनिश्चित काल से 8000 बीसी तक के काल को ही हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। और 8000 से, यानी 8000 से लगभग 4000 साल तक के ही काल को हम क्या कहते हैं, ये बीसी चल रहा है, तो हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। और इसके बाद आता है नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल में हम किस तरह से देखेंगे, तो नव पाषाण काल को 4000 बीसी से लगभग हमारा 2500 बीसी तक के काल को हम क्या कहते हैं, तो 2500 बीसी तक के काल को हम नव पाषाण काल की श्रेणी में रख देते हैं। 4000 से 2500 बीसी, इस काल को हम कहते हैं नव पाषाण काल। इसके बाद आपने सोचा होगा कि हमारा जो लोहे का तो यहाँ पर कोई जिक्र आया नहीं, तो जी हाँ, यहाँ पर लोहे का कोई भी जिक्र नहीं किया जाएगा, सिर्फ यहाँ पर ताम्र नगरी थी। ताम्र नगरी की एक बहुत ही बड़ी इमारत थी, यानी एक बहुत बड़ा गांव था जिसे कहते हैं इनाम गांव ही, यहीं से हमें तांबे के कुछ साक्ष्य मिले और पता चला
कि यहां पर तांबे का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन आपसे पूछा जाए कि लोहे का आविष्कार हमारा कब हुआ, तो लोहे का आविष्कार हमारा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो 3000 बीसी में आप एक साल लिख सकते हैं एक जगह पर, 3000 बीसी में हमारा लोहे का आविष्कार हुआ था। तो ये, और इसके बाद बढ़ेंगे हम मध्यकाल की तरफ, ये हमारा 2500 है। इसके बाद आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल को ये हमारा है 2500 से 1750 तक। 1750 तक के हमें साक्ष्य मिलते हैं 2500 से लेके, और ये हमारा कब तक चलता है, सॉरी 2500, ये 2500 से लेके हमारा कब तक चलता है, तो ये चलता है हमारा, जिसे कहते हैं 600 बीसी तक, और 600 बीसी से हमारा 750 बीसी तक, हमारा 712 तक चलता है, सॉरी इसे चेंज कर लें, ये हमारा 600 से 2500 से 600 बीसी तक के काल को हम क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल को हम क्या करेंगे, तो ये 600 बीसी से हमारा ये रहेगा हमारा लगभग 712 एडी तक। जब हम 712 एडी में बढ़ेंगे तो हम प्रवेश कर देंगे मध्यकाल में, और मध्यकाल का जो कार्यकाल रहता है हमारा वो 712 से लगभग हमारा 1700 बीसी तक के काल को हम मध्यकाल कहते हैं। सॉरी, यहां पर एडी चालू हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी लिखवा चुका हूं। और इसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि 1700 से 1947 तक, 1947 तक मान लें या आज तक मान लें, उस काल को हम क्या कहते हैं, आधुनिक काल। तो प्यारे साथियों, ये था हमारा इतिहास का कुछ ढांचा। आज की इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसीलिए मैंने आपको इतिहास के बारे में हर पॉइंट बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे आप कमेंट में कमेंट छोड़ देना, मैं उसे देख के आपका क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। तो जैसे कि ये हमारा कुछ हिस्ट्री का ढांचा है, आप चाहें तो एक बार इसे नोट कर सकते हैं। मैंने आपको बड़ी इजी भाषा में सारी जानकारी बता दी है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो एक बार पूछ लें, या कमेंट में बाद में कमेंट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी अगर बाद में क्लास देखता है तो वैसे ये आज की जो क्लास थी ये हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास थी। कल से हम शुरू करेंगे अपना प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, और प्राचीन काल में हम पढ़ना शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल में, और हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे पाषाण काल से, और ये हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा, पाषाण काल। पाषाण काल को ही हम कल को निपटा देंगे। आपका कोर्स में बड़ी तेजी से लेके चलूंगा, क्योंकि हमारा एग्जाम नजदीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं सारे सब्जेक्ट को टाइम से करा दूं, तो इसीलिए मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपका जो भी अगर एक बार अगर चाहें तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि सभी को पता चल जाए कि हमारी जो बेसिक से क्लास चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हमारी इस क्लास से अगर क्वेश्चन आएगा तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं अगर एग्जाम के अंदर अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पेशेंस बनाए रखें, मैं आपके सारे क्वेश्चन इसी में ही निपटा दूंगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।